सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जेड डायनेस्टी एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। आई नो वीडियो थोड़ी लेट है और इसके लिए सॉरी, पर फिलहाल के लिए वीडियो को शुरू करते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे जियाओ फैन अपने साथियों के साथ पॉइजन वैली में वहाँ पर आने वाले हर एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, क्योंकि यार वो अपने दोस्तों को छोड़ नहीं सकता ना ऐसे बीच बैटल में। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब करते हुए जियाओ फैन ऑलमोस्ट कामयाब हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर एट द एंड डीमन किंग का बनाया हुआ वो ब्लड डिवोरिंग जो फॉर्मेशन था वो भी एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे इस पॉइजन वैली में एक जोर का धमाका होता है। अब जैसा कि तुम्हें याद होगा कि यहाँ पर हेहुआन सेक्ट की लीडर भी मारी जा चुकी थी, तो जैसे ही सब कुछ शांत हो जाता है हम देखते हैं कि यहाँ पर अपनी रोजी भी पहुंच जाती है और जहाँ का नजारा देखकर वो पूरी तरीके से दहल जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये खबर हर जगह फैल जाती है। इवन कि हम बैम्बू के लीडर को देखते हैं जहाँ पर उसे भी जियाओ फैन के मौत की खबर मिल जाती है, जिससे वो भी पूरी तरीके से टूट जाता है। इसी के साथ हम रोजी को भी देखते हैं जहाँ पर उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि जियाओ फैन इस दुनिया में नहीं रहा और इसका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। और अब आगे हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किंग मिंग सेक्ट के 3 डिसाइपल्स को देखते हैं, जहाँ पर देखने से लगता है कि बस यही लोग अब बचे हुए हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि डेमोनिक बीस्ट की एक पूरी की पूरी आर्मी इनके तरफ आती है और इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। साथ ही में इनका जो सबसे पावरफुल डेमोनिक बीस्ट होता है, जो कि इनका लीडर भी है, वो भी इनके सामने मौजूद था। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बीस्ट गॉड होते हैं वो भी आ जाते हैं और यहाँ पर वो आते साथ ही इनसे कहने लगते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत की दाद देनी होगी। तुम्हारे आधे से ज्यादा दोस्तों को मैंने मिटा कर रख दिया, कोई भी अब नहीं बचा, लेकिन फिर भी तुम लोग तलवार लेकर हमारे सामने खड़े हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि बीस्ट गॉड यहाँ पर एक गंदी खेल को खेलना शुरू कर देता है, जिसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर 2 लोगों को अपने स्ट्रिंग्स की मदद से उन्हें पूरी तरीके से ट्रैप कर लेता है और फिर इनके तीसरे साथी से कहने लगता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें इन दोनों को मारना होगा, चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी तरीके से उसने उनके दोस्तों को तो ट्रैप कर लिया था, लेकिन उसके मन में यही था कि मैं जानता हूँ कि ये जो इंसान होते हैं ये बहुत ही ज्यादा घटिया होते हैं, अपने फायदे के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तब इनके सामने कौन है। यहाँ पर बेसिकली जो बीस्ट गॉड है वो इनका ट्रायल ले रहा था कि तभी हम देखते हैं कि जो किंग मिंग सेक्ट का वो डिसाइपल होता है वो कहने लगता है कि मैं कभी भी अपने दोस्तों को मारकर अपनी जिंदगी नहीं चुन सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो हम में और डीमंस में फर्क क्या रह जाएगा, ना ही मेरा सेक्ट और न मैं ऐसे किसी रास्ते को फॉलो करते हैं। जरूरत पड़ी तो मैं खुद को ही खत्म कर दूंगा, लेकिन अपने दोस्तों को मारकर कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचूंगा। और तुम जैसा डीमन कभी भी ये चीज समझ ही नहीं सकता, जिसके पास की दिल ही नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने बारे में ये सारी चीजें सुनकर जो बीस्ट गॉड होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना गुस्सा यहाँ पर उन 2 डिसाइपल्स पर उतारना शुरू कर देता है, जिससे उन लोगों को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर भी इतने पेन में वो लोग कहने लगते हैं कि हमारे जो सेक्ट लीडर हैं वो तुम्हें एक न एक दिन ढूंढ कर तुम्हारी जान ले लेंगे, क्योंकि उनके पास वो ज़ीशॉन स्वॉर्ड है जिसकी एक स्ट्राइक ही तुम्हें खत्म करने के लिए काफी होगी। और तुम्हारा ये सपना कि तुम इस पूरी दुनिया पर रूल कर पाओगे, इस सपने को वो चकनाचूर कर देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी इतनी सारी बकवास सुनकर बीस्ट गॉड का दिमाग खराब हो जाता है और वो सेकंड्स में ही इनकी बॉडी के बहुत से टुकड़े करके इन्हें जान से मार देता है। यहाँ पर अपने ही आंखों के सामने अपने दोनों साथियों को मरता हुआ देखकर उस आखिरी डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। ये कहते हुए वो तेजी से यहाँ पे बीस्ट गॉड की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि रास्ते में हजारों की तादाद में जितने भी बीस्ट आइट थे वो पूरी की पूरी उस पर टूट पड़ती है। इसी दौरान हम बीस्ट गॉड को देखते हैं जो कि जाते हुए कहने लगता है कि किंग मिंग सेक्ट के डिसाइपल, मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर कोई ना कोई बात तो जरूर है, पर मैं देखना चाहूंगा कि जब तुम्हारे सेक्ट को मैं डिस्ट्रॉय करूंगा तब तुम्हारा लीडर क्या करता है, वो नजारा देखने लायक होगा। और तुम लोगों का ये सो कॉल्ड राइचियस पाथ मैं देखना चाहूंगा कि इसे फॉलो करने वालों का अंजाम क्या होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग मिंग सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे डिसाइपल्स यहाँ पे एक कतार में खड़े थे। साथ ही यहाँ पर फेंगशियन वैली के भी डिसाइपल्स मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब किंग मिंग सेक्ट के लीडर को ये खबर मिलती है कि पॉइजनस वैली में हेहुआन सेक्ट के लीडर भी मारी जा चुके हैं, साथ ही वहाँ पर डीमन सेक्ट के भी बहुत से
डिसाइपल मारे जा चुके हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा अनाइलेशन भी हुआ था, जिसमें कि इन लोगों को बहुत बुरी डैमेज भी झेलनी पड़ी है। लेकिन हम देखते हैं कि जो किंगमिंग सेक्ट का लीडर होता है उसे इन सारी बातों पर यकीन नहीं होता। लेकिन तभी यहाँ पर जिन्यू बताने लगता है कि ये सच है, क्योंकि जब ये लोग पॉइजनस वैली के अंदर गए तो यहाँ पर उन्हें तीनों डिमोनिक सेक्ट के जो डिसाइपल्स थे उनकी लाशों का अंबार देखने को मिला। और जाहिर है ये सारा काम बीस्ट गॉड के उस पूरी बीस्ट टाइड ने ही किया होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर उनके भी बहुत से बीस्ट मिले जो कि यहाँ पर लड़ते हुए मारे गए होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी को भी इस सारी बातों पर यकीन नहीं होता कि तभी हम फेंगशन वैली के लीडर को देखते हैं, जहाँ पर ये खबर सुनते साथ ही उसके फेस पे एक स्माइल होती है। यहाँ पर रोजी की मास्टर कहने लगती है कि आखिर क्या वजह रही होगी कि रोजी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी से ट्रेन हो गई, जिस पर पास खड़ा डिसाइपल बताने लगता है कि असल में मास्टर हुआ ये कि यहाँ पे हमारी सीनियर सिस्टर ने एंशिएंट ड्रैगन के साथ फाइट किया था और उससे फाइट करते हुए उसे पूरी तरीके से उन्होंने ठिकाने लगा दिया। इसी वजह से उनकी सारी स्पिरिचुअल पावर ड्रेन हो गई और वो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो गई और वो फॉलिंग आउट पास से डायरेक्टली सीधा पॉइजनस वैली की तरफ निकल गई, जहाँ पर मुझे यकीन है कि रास्ते में भी उनका सामना डिमोनिक बीस्ट से जरूर हुआ होगा। पर जैसा कि हम जानते हैं कि जो रोजी की मास्टर है वो उसे अच्छे से जानती है और वो अपने मन में कहने लगती है कि चाहे जो हो जाए रोजी इतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं कि 2-4 डिमोनिक बीस्ट का सामना करते हुए वो इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाए। मुझे शक है कि कहीं इसका कनेक्शन ज़ियाओ फान से तो नहीं। यहाँ पे ये सारी बातें जब वो सोच रही थी तभी हम देखते हैं कि किंगमिंग सेक्ट का लीडर कहने लगता है कि हमें और अच्छे से नेक्स्ट अटैक के लिए प्लानिंग करना होगा, क्योंकि ये जो डिमोनिक बीस्ट है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, स्पेशली इनकी पावर्स की जो कि ऑर्डिनरी बीस्ट की पावर से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन तभी एक डिसाइपल दौड़ते हुए आकर यहाँ पे लीडर को बताने लगता है कि जो फॉलिंग गॉड पास की सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब हो चुकी है। कुछ ही देर में बीस्ट टाइड की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचने वाली है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे मास्टर ज़ियाओ भी अकेले कुछ भी हैंडल नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने पीक लीडर थे उनकी ये खबर सुनते साथ ही हालत खराब हो जाती है और वो लोग इस सेक्ट लीडर की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर सेक्ट लीडर कहने लगता है कि हालांकि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं। और फिर वो ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर फॉलिंग गॉड पास को पूरी तरीके से छोड़ देंगे और यहाँ पर जो उनके दुश्मन है उन्हें अपनी टेरिटरी में आने देंगे ताकि ये लोग यहाँ पर इनका डट कर सामना कर सके। लेकिन जो इनके पावरफुल डिसाइपल्स हैं वो उन सभी को सबसे पहले वापस बुला लेंगे ताकि किसी की भी इसमें जान ना जाए। यहाँ पर जो सेक्ट लीडर है वो अच्छे से जानता था कि वो जो करने जा रहे हैं इसमें बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि फॉलिंग गॉड पास जैसे एक बहुत बड़े इलाके को छोड़ देना इनकी टेरिटरी को और ज्यादा श्रिंक कर देगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर यहाँ पर जिनियो और जेंग को दोनों को आगे जाने का ऑर्डर देते हैं और कहने लगते हैं कि अपने साथ कुछ पावरफुल डिसाइपल्स को भी ले जाओ ताकि तुम वहाँ जाकर हमारे जो बचे हुए डिसाइपल्स हैं उनकी हेल्प कर पाओ और यहाँ पर जितने भी बीस्ट्स हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए हैंडल करो ताकि हमें यहाँ पर कुछ करने का टाइम मिल जाए। और जब हमारे पास एक परफेक्ट प्लान हो जाएगा तब हम तुम्हें सिग्नल दे देंगे और सही मौका पाते ही तुम लोग बाकी सारे डिसाइपल्स के साथ यहाँ पर वापस आ जाना। यहाँ पर इनका प्लान तो बन चुका था कि इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम इतने टाइम बाद ज़ियाओ फैन को देखते हैं जो कि पॉइजनस वैली में हुए उस ब्लड डिवोरिंग फॉर्मेशन के ब्लास्ट से बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, लेकिन उसे अब होश आ चुका था और इससे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जान किसने बचाई। इसी दौरान हमें पता चलता है कि असल में जब वो एक्सप्लोजन हुआ था तो उसमें ज़ियाओ फैन की बहुत बुरी हालत हो गई थी, लेकिन तभी यहाँ पर वो 9-टेल्ड फॉक्स आ जाती है और वो यहाँ पर उसकी जान बचा लेती है। इसी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन को जैसे ही होश आता है वो यहाँ पर इमीडिएटली उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि 9-टेल्ड फॉक्स उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है कि इस वक्त ज़ियाओ फैन किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा होगा। इसी वजह से वो उसे कंसोल करने के लिए कहने लगती है कि ज़ियाओ फैन मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, तुमने उन्हें बचाने की जी जान से कोशिश की, इवन की अपनी जान तक का सौदा कर दिया, लेकिन एट द एंड तुम उन लोगों को नहीं बचा पाए जो कि तुम्हारे लिए मायने रखते थे और किसी अपने को खोने का जो दर्द होता है वो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन उसकी सारी बात सुनते साथ ही कहता है कि चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर ज़ियाओ फैन की हालत देखकर वो 9-टेल्ड फॉक्स समझ जाती है कि ज़ियाओ फैन इस वक्त कुछ भी ना कहे, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस वक्त उसे कैसा लग रहा होगा। यहाँ पर हम देख लें कि ज़ियाओ फैन पूरी तरीके से मायूस हो चुका था क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो किसी को भी नहीं बचा पाया। इसी के साथ वो अपने मन में कहने लगता है कि न जाने अब मैं क्या करूँ, मेरी जिंदगी का हर एक मकसद मुझसे छीन लिया गया, पहले भी आओ और अब मेरे सारे साथी, यहाँ तक कि मैं इस सेक्ट में भी रहने के लायक नहीं रहा। साथ ही ज़ियाओ फैन ये भी कहता है कि मैं अगर चाहूँ तो भी मैं इस आने वाले इतने बड़े खतरे को नहीं टाल सकता क्योंकि मेरी ताकत इनके आगे कुछ भी नहीं।
नहीं। किंगनिंग सेक्ट और डेमोनिक बीस्ट का जो विजन मैंने देखा था, लगता है वो सच होकर रहेगा और मैं इस आने वाली जंग को रोकने के बिल्कुल भी काबिल नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ज़ियाओफेन ये सारी बातें सोच रहा था, उसके मुंह से खून की उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं, जिससे उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ती है कि तभी हम देखते हैं कि ज़ियाओफेन के अंदर जो ब्लड डिवोरिंग मिस्ट एंटर हुई थी, वो यहाँ पर एक इविल एनर्जी के रूप में बाहर आकर उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। जो नजारा देखते साथ ही हम देखते हैं कि जो नाइन टेल फॉक्स होती है, उसे भी यहाँ पर ज़ियाओफेन की फिक्र होती है, पर वो एक बैरियर से खुद को और ज़ियाओफेन के मंकी को यानी कि ज़ायरो को वो यहाँ पर बचा लेती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ायरो को भी ज़ियाओफेन की ये हालत अब देखी नहीं जाती, पर तभी हम देखते हैं कि वो जो आर्टिफैक्ट यहाँ पे ज़ियाओफेन के पास मौजूद था, अचानक से वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए ज़ियाओफेन की जान को बचा लेता है और उस इविल एनर्जी को पूरी तरीके से सप्रेस कर देता है कि तभी अगले ही पल हम देखते हैं कि वो नाइन टेल फॉक्स उसके पास जाकर उसे थाम लेती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि नाइन टेल फॉक्स यहाँ पर उसे बताने लगती है कि तुम्हारे अंदर जो सोल कैप्चरिंग बीट है, उसी की वजह से यहाँ पर तुम्हारे हार्ट पर इस इविल एनर्जी ने अटैक किया। खुद को खुशकिस्मत समझो कि तुम्हारे पास ये आर्टिफैक्ट मौजूद था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ियाओफेन ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उसे किसी की आवाज यहाँ पे सुनाई नहीं दे रही और वो अपने रास्ते चलने लगता है कि तभी यहाँ पर वो नाइन टेल फॉक्स उसे रोकते हुए बताती है कि ज़ियाओफेन मेरी बात अच्छे से सुनो, मुझे तुम्हारा ये वेपन कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि इस ब्लड डिवोरिंग वेपन की वजह से ही तुम पर इतनी सारी मुसीबतें आ रही हैं और ये धीरे धीरे करके तुम्हारी पूरी बॉडी को डिवोर कर लेगा। मेरी बात मानो तो तुम्हें जल्द से जल्द इससे छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए और इसे किसी दूर दराज इलाके में जाकर दफन कर दो। और अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस फ्लेम डिस्क आर्टिफैक्ट की पावर को तुम्हें पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ाना होगा, ताकि इसके एनर्जी से तुम्हारी बॉडी प्यूरिफाई हो जाए। यहाँ पे ज़ियाओफेन कोई खास रिएक्शन नहीं देता और आगे बढ़ जाता है, जो देखकर यहाँ पर उस नाइन टेल फॉक्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो उसे मनाने में लग जाती है कि तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। और फिर वो उसे उसके सारे वादे याद दिलाती है जो कि यहाँ पर उसने ब्याह से किए थे। साथ ही वो यहाँ पर उसके इस मकसद को भी याद दिलाती है कि तुम्हें तब तक हार नहीं मानना है और तुम तब तक अपनी जिंदगी को ऐसे जाया नहीं होने दे सकते जब तक तुम ब्याह को वापस से जिंदा ना कर लो। पर हम देखते हैं कि ज़ियाओफेन बिना किसी बात की परवाह किए वहाँ से चला जाता है और फिर जैसे ही वो बाहर आता है, उसकी मुलाकात यहाँ पर डीमन किंग से हो जाती है, जो कि यहाँ पर उससे बताता है कि हमें बहुत ही जल्द जगह को छोड़ना होगा और मैंने फैसला किया है कि हम एक नई जगह पर जाएंगे। जिस पर ज़ियाओफेन यहाँ बताने लगता है कि यहाँ से 10,000 मील की दूरी पर एक बहुत बड़ा डेजर्ट है जो कि हमारे क्लैन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आप ब्याह को यहाँ से कैसे ले जाओगे। जिस पर हम देखते हैं कि डीमन किंग बताता है कि तुमसे किसने कहा कि हम ब्याह को अपने साथ ले जाएंगे, वो यहाँ पर इसी जगह पर रहेगी और जैसे ही हम इस इलाके को छोड़ देंगे, हम यहाँ पर एक फॉर्मेशन को सेटअप कर देंगे जिससे ब्याह प्रोटेक्टेड रहेगी। हालांकि मेरी बच्ची को ऐसा अकेला छोड़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन अपने क्लैन की सेफ्टी के लिए मुझे ये फैसला लेना ही होगा, पर हम एटलीस्ट मंथ में एक बार आकर उसे चेक जरूर किया करेंगे। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर ज़ियाओफेन कहने लगता है कि क्या मैं ब्याह के साथ यहीं पर रुक सकता हूँ, जिस पर डीमन किंग एक लंबी खामोशी के बाद कहता है कि हाँ तुम रुक सकते हो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रोजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ज़ियाओफेन की याद में पूरी तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन तभी यहाँ पर उस पर बैम्बू लीफ से अटैक हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड से बहुत ही अच्छी तरीके से उन सारे अटैक्स को रोक देती है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी मास्टर उस पर एक पाम अटैक से भी अटैक कर देती है, जिस पर रोजी भी सेम टेक्निक का यूज करते हुए उसके पाम अटैक को भी रोकती है। लेकिन यहाँ इस क्लैश के दौरान हम देखते हैं कि रोजी पीछे की तरफ धकेल दी जाती है और फिर वो हैरान हो जाती है कि आखिर उसकी मास्टर ने उस पर ऐसे अटैक क्यों किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मास्टर आते साथ ही उससे पूछने लगती है कि बताओ क्या तुम उस लड़के से मिलने गई थी, जिस पर रोजी को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या जवाब दे और फिर वो कहती है कि आखिर आप किसके बारे में बात कर रही है, जिस पर उसकी मास्टर भी बहुत ही बोल्ड होकर कहती है कि मैं ज़ियाओफेन की बात कर रही हूँ। यहाँ पर ज़ियाओफेन का नाम सुनते साथ ही रोजी घुटनों के बल आ जाती है और फिर वो समझ जाती है कि यहाँ पर उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन रोजी भी अपने दिल के हाथों मजबूर थी, इसी वजह से वो कोई भी एक्सक्यूज नहीं देती और माफी मांगने लगती है कि तभी उसकी मास्टर को उस पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो यहाँ पर रोजी को खोना नहीं चाहती थी। इसी वजह से वो उसे दोबारा से समझाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें 1000 दफा समझा चुकी हूँ कि जो ज़ियाओफेन है वो डेमोनिक सेक्ट का एक डिसाइपल है और वो हमारा दुश्मन है और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। रोजी तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और यहाँ पर कोई भी नहीं जो कि कल्टीवेशन के मामले में तुम्हें बीट कर सके। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है और मुझे तुमसे बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं। जिसपे हम देखते हैं कि रोजी को यहाँ पर खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो दोबारा से माफी मांगते हुए कहती है कि मास्टर मैं जानती हूँ कि मैंने आपको निराश किया है और मैं सजा के हकदार हूँ, क्योंकि जो जिंदगी आपने मुझे दी है, मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया,
मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी और जिस वजह से मैं आज यहाँ इस मुकाम पे खड़ी हूँ, लेकिन मैंने आपके लिए आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसके वजह से आप मुझ पर प्राउड फील करो। तो आपकी दी हुई इस जिंदगी के मैं लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सजा दे और मुझे जान से मार दे। जिसको हम देखते हैं कि उसकी मास्टर उससे कहने लगती है कि कभी भी देर नहीं हुई है रोजी, तुम चाहो तो वापस आ सकती हो और एक नई शुरुआत कर सकती हो। अगर तुम ज़ियाफान को भुला देती हो तो मैं हमारे इस पीक को तुम्हारे हवाले कर दूंगी, फिर तुम कल्टीवेशन की और भी नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगी जहाँ तक कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता। यहाँ पर रोजी कहने लगती है कि अगर ज़ियाफान उस वक्त जिंदा होता तो मैं अपनी स्वॉर्ड से ही उसकी जान ले लेती, क्योंकि मैं आपको धोखा नहीं दे सकती। यहाँ पर वो जब ये बात कह रही थी तो उसने अपने स्वॉर्ड को इतनी जोर से प्रेस किया था कि रोजी का हाथ भी कट जाता है। और फिर वो अपने मास्टर से कहने लगती है कि मास्टर, मैं आपके खातिर उसकी जान तो ले सकती हूँ, लेकिन उसे भूल पाना मेरे बस की बात नहीं, भले ही आप इसे मेरी कमजोरी क्यों ना समझे, पर जो रिश्ता उसके साथ मेरे दिल का है मैं उसे तोड़ नहीं सकती। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर उसकी मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि मैं बचपन से एक ऐसे गद्दार को पाल रही हूँ जो कि आगे चलकर मुझे ही धोखा देगी। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ये कहते साथ ही उसके मास्टर यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर रोजी और ज्यादा अकेली पड़ जाती है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ियाफान को देखते हैं जहाँ पर वो अभी भी बहुत ही ज्यादा उदास था कि तभी यहाँ पर जी क्यों आ जाती है, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि सीनियर बताइए आखिर मुझसे आपका क्या काम है। जिस पर वो बताती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक राय देने आई हूँ और वो ये कि जिस बीस्ट टाइड ने हम पर अटैक किया था पॉइजनस वैली पर, तब उस पूरे बीस्ट टाइड ने अपना रुख को फॉलिंग गॉड पैस की तरफ मोड़ लिया है, जिसका मतलब कि ये कि किनमिंग सेक्ट के जितने भी डिसाइपल्स वहाँ पर हैं वो सभी लोग मारे जाने वाले हैं। और मैं तुम्हें बस आगाह करने आई हूँ कि इन सबसे दूर रहो, क्योंकि इन बीस्ट को रोकना हम ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा काम है और जिसमें कि हमें बस नाकामी ही हासिल होगी। तो बेहतर होगा कि बेवजह अपनी जान को खतरे में मत डालो। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन ज़ियाफान ने ठान लिया था कि वो अब आगे हार नहीं मानेगा, क्योंकि उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं, तो इसलिए वो अपनी जी जान लगा देगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने मंकी के साथ सीधा फॉलिंग गॉड पैस की तरफ रवाना हो जाता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम फॉलिंग गॉड पैस का सीन देखते हैं जहाँ पर किंगमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स बहुत ही अच्छी फाइट कर रहे थे। टेंशन वैली के डिसाइपल्स भी उनका साथ देते हैं। साथ ही हम तियांगमिंग टेम्पल के मॉन्क्स को भी देखते हैं जहाँ पर इन लोगों ने अपने गोल्डन बेल को भी क्रिएट कर लिया था, लेकिन वो लोग अच्छे से जानते हैं कि अब उनका अंत आ चुका है और अब वो लोग ज्यादा देर तक इस फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिनियो और ज़ेंग यहाँ पे आ जाते हैं और आकर अपने साथियों की मदद करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सेकंड्स में ही इन लोगों ने 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लिया था। जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है तो जो बौछार यहाँ पर तलवारों की होती है ना, उसकी चपेट में आने वाला हर एक बीस्ट यहाँ पर इमीडिएटली नॉकआउट हो जाता है। यहाँ पर सेक्ट की तरफ से हेल्प को आता हुआ देखकर जो लीजन होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि हमें बस थोड़ी देर और टिके रहना है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला था, क्योंकि यहाँ पर हजारों की तादाद में आग के गोले इनकी तरफ ही बढ़ रहे थे, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग मुट्ठी भर के हैं और ये लोग इसका सामना नहीं कर सकते। कि तभी इनका सीनियर कहता है कि जल्द से जल्द डिफेंसिव बैरियर को एक्टिवेट करो। लेकिन यहाँ तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इनके आधे से ज्यादा डिसाइपल्स अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और अब ये मुट्ठी भर के थे, जिस वजह से ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। साथ ही यहाँ पर फॉलिंग गॉड पैस का सीन भी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हो जाता है। पूरा का पूरा आसमान यहाँ पर आग के गोलों से भर जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक जायंट सा मीटियोर बॉल इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जिसे देखते साथ ही इन लोगों की बची कुची हिम्मत भी यहाँ पे जवाब दे जाती है। इमीडिएटली हम देखते हैं कि जो तियांगमिंग टेम्पल के डिसाइपल्स होते हैं वो दोनों इमीडिएटली हवा में जंप करते हुए अपने डिवाइन चेन्स की मदद से उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर ये लोग अकेले काफी नहीं थे। कि तभी यहाँ पर इनका सीनियर आगे आता है और वो इमीडिएटली 7 स्टार टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो सारी 7 स्टार मिलकर यहाँ पर एक जायंट से स्वॉर्ड को क्रिएट करती है और वो स्वॉर्ड एक पावरफुल अटैक सीधा उस मीटियोर पर लैंड करता है, जिससे वो टूट तो जाता है लेकिन अभी भी वो मीटियोर जैसा फायर बॉल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, जिसे देखकर ज़ेंग और ज़ेंग दोनों यहाँ पर अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ये इन दोनों का सबसे पावरफुल कंबाइन अटैक था, जिससे हम देखते हैं कि एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है और यहाँ पर बहुत ही पावरफुल और बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रिंग्स निकलते हैं, जो कि किसी स्लैश अटैक की तरह जाकर सीधा इस मीटियोर को पूरी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पर वो सारे छोटे छोटे पीसेस जमीन पर गिरने लगते हैं, जिससे यहाँ पर सबकी जान बच जाती है। कि तभी इनकी नजर जाती है कि तियांगमिंग टेम्पल के वो दोनों मॉन्क्स बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पर अपने
साथियों के पास जा पाते तभी यहाँ पर धरती पूरी तरीके से हिलना शुरू हो जाती है और भाई जमीन को फाड़ते हुए यहाँ पर एक पावरफुल और बहुत ही बड़ा एंशिएंट ड्रैगन का स्केलेटन बाहर आ जाता है, जिसे लेकर ये लोग बुरी तरीके से कांपने लगते हैं और जिससे अंदाजा होता है कि ये एक ऐसा एंशिएंट ड्रैगन है जो कि अपने टाइम पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते कि तभी वो बड़ा सा एंशिएंट ड्रैगन अपने विंग से पूरे जगह को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने ब्लड स्ट्राइक से भी अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे यहाँ पर बेचारे बचे कुछ डिसाइपल्स भी अपनी जान खो देते हैं कि तभी यहाँ पर जो तियानमिंग टेम्पल के 2 मॉन्क्स होते हैं वो भी अपनी जिद्दोजहद लगाकर बची कुछ ताकत के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी इमीडिएटली हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बैम्बू पीक का लीडर होता है वो आ जाता है और वो यहाँ पर अपने फायर ड्रैगन को समन करते हुए उन बीस्ट पर अटैक कर देता है। साथ ही हम यहाँ पर रोजी की मास्टर को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर आते साथ ही अपनी ऑटम ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करते हुए बहुत से क्रिएचर्स को यहाँ पर इमीडिएटली फ्रीज कर देती है। यहाँ पर जो डिसाइपल्स थे उन्हें अपनी आंखों के सामने यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सेक्ट के 2 एल्डर यहाँ पर आ चुके हैं और जिस वजह से इनकी जान अब बच चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बैम्बू पीक का एल्डर होता है उसके फायर ड्रैगन ने पूरी तरीके से उस स्नेक बोन बीस्ट को पूरी तरीके से जकड़ के रखा हुआ था, जिस वजह से वो स्नेक बोन बीस्ट भी दर्द के मारे छटपटाता है, लेकिन यहाँ पर मास्टर का जो फायर ड्रैगन था वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रोजी की मास्टर होती है उनके भी अटैक ने यहाँ पर आधे से ज्यादा जो बीस्ट थे उन्हें बुरी तरीके से फ्रीज कर दिया था, जिसके बाद बैम्बू पीक का जो लीडर होता है वो यहाँ पर सारे डिसाइपल से कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि तुम लोगों ने अब तक यहाँ की सिचुएशन को संभाल कर रखा था। मुझे तुम सभी पर बहुत ही ज्यादा गर्व फील हो रहा है कि तुम सभी लोग हमारे सेक्ट से बिलोंग करते हो और तुम्हारे हिम्मत की हम बहुत ही ज्यादा कदर करते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो यहाँ की सारी जिम्मेदारी हम संभाल लेंगे। तुम लोग अब जल्द से जल्द यहाँ से सीधा हमारे सेक्ट की तरफ रवाना हो जाओ, क्योंकि फॉलिंग गॉड पास की जिम्मेदारी अब हम एल्डर्स की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग इमीडिएटली उस जगह को खाली करना शुरू कर देते हैं और जैसे ये लोग थोड़ी दूरी तक चले जाते हैं तो यहाँ पर जो मास्टर वैंग होते हैं वो यहाँ पर मास्टर शियो से कहने लगते हैं कि लगता है कि हमारे डिसाइपल्स आधे रास्ते तक तो पहुंच चुके होंगे और जिसका मतलब ये कि अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों मास्टर से इमीडिएटली किंग मिंग सेक्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं और उन्हें जाता हुआ देखकर जो बीस्ट टाइड यहाँ पर मौजूद थी वो भी उन्हें फॉलो करने के लिए तेजी से उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि यहाँ पर किंग मिंग सेक्ट के लीडर ने ऑलरेडी इनके लिए एक ट्रैप को बिछा कर रखा है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम एक मिस्टीरियस